हेलो स्टूडेंट्स, एनसीए चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो था एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के कल के वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है उसमें किस प्रकार से सिंगल लाइंस के रूप में जो लाइनें हैं वो बनती हैं। और हमने ये भी सीखा था कि वो जो सिंगल लाइन है वो वास्तव में सिंगल होती नहीं है, लाइनों का ग्रुप होती है, जिनको भी हमने सीरीज कह दिया था। और उन सीरीज को फिर हमने लाइनमैन, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज के अंदर डिवाइड किया था। अब आज हम आगे बात करेंगे नील्स बोहर की कंसेप्ट के बारे में। कल मैंने आपको नील्स बोहर के कंसेप्ट के बारे में बताया था कि उसने क्या क्या बातें कही थी। उसने कहा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते हैं। इसके अलावा उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि जब वो मूव करता है एक सर्कल के अंदर तो ना तो एनर्जी को एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। जब वो एक हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को एमिट करेगा और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये सारी बातें हमने उसमें पढ़ी थी। अभी नील्स बोहर के ही कुछ और कंसेप्ट हैं, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। कल हमने लास्ट के अंदर एक और चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसके चारों ओर रोटेट करता है तो ये रोटेट करते करते, क्योंकि इसके अंदर गिर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो हैं उनको भी मैंने बताया था mvr²/r=ze²/r² होते हैं और ये दोनों फोर्स जो है इक्वल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना स्टेबल फॉर्म में यहाँ पर मूव करता है। स्टेबल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि एक फोर्स अंदर से बाहर की ओर लग रहा है और एक फोर्स बाहर से अंदर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से अच्छा दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल रहता है, यानी कि स्टेबल फॉर्म में मूव करता है। क्लियर हुई बात? अब इस फॉर्मूले को हमने सीख लिया था कि इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये r इधर से कैंसिल हो जाएगा, mvr²/r रह जाता है। ठीक है, r यहाँ पर रेडियस है, तो रेडियस का आपको एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। वैसे तो ये फॉर्मूला जो है पूरी डेरिवेशन से जो है वो बनता है, लेकिन डेरिवेशन जो है आगे जाके ग्रेजुएशन में आएगी इसकी। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है और ये फॉर्मूला है 5.9। ये एक्चुअल में जो हाइड्रोजन की रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसकी रेडियस है इनटू m²/z ppm। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, पिकोमीटर होगा ना, तो ये सिंबल आ जाएगा इसके अंदर। इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे, जब हमने हाइड्रोजन की या किसी भी एलिमेंट की रेडियस निकालनी होगी। यहां पर जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आपने इस एटम की रेडियस निकालनी है, तो फिर n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो n 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट है। और अगर आगे जाके कोई दूसरी ऑर्बिट, थर्ड में, फोर्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो n की वैल्यू जो है वो 3, 4, 5 ऐसे करके आ जाएगी। और z का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, तो z एटॉमिक नंबर। क्लियर है ये वाली बात? तो ये r रेडियस निकालने का जो तरीका है वो ये आपको याद रखना है। फिर इसके साथ ही अच्छा ये फार्मूला डेराइव होगा, तो डेरिवेशन जो है अपने नहीं कर रहे इसमें, अपने सिलेबस में भी नहीं है डेरिवेशन। रेडियस जो है इस प्रकार से निकालनी है। एक और फार्मूला है जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, तो En एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, En RH है यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट। कल भी मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट लिखवाया था, तो ये वही वाला है -RH। और RH जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे z²
m स्क्वायर से। ठीक है, ये फार्मूला एनर्जी का बनता है। z वहां पर वही है, एटॉमिक नंबर है, और m जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एनर्जी है तो हम इसकी जो यूनिट है वो जूल में लिख देंगे। RH की वैल्यू जो है वो भी आपको याद रखनी है, इसमें होती है RH जो है 2.18 into 10 to the power -18 जूल होती है जूल। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी का और रेडियस का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये तो अभी नील्स बोहर के जो कंसेप्ट जो उसकी एटॉमिक थ्योरी थी उसकी हमने बात करी। इसके बाद में नील्स बोहर के बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है कि नील्स बोहर का जो मॉडल था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। ठीक है, तो लिमिटेशंस जो है हालांकि पूछी नहीं जाती, लेकिन इसके अंदर एक नाम आएगा वो आपको याद रखना है। तो लिमिटेशन में फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो नील्स बोहर का मॉडल था वो सिर्फ मोनो एटॉमिक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के लिए ही था। ऐसे एलिमेंट जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एग्जांपल इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, एक ही होगा। ऐसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन हीलियम की, तो हीलियम +2 या हीलियम +1 की बात करते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को निकाल दो तो 1 रह जाएगा, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये लीनियर स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आया जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। एक तो ये लिमिटेशन आपको याद रखनी है। दूसरी लिमिटेशन आपको ये याद रखनी है कि जब भी किसी एलिमेंट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाता है, या कोई स्पेक्ट्रम है या कोई स्पेक्ट्रम लाइन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो देखो स्पेक्ट्रम लाइन के साथ होता क्या है। मान लीजिए ये कोई स्पेक्ट्रम लाइन है, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइन, और इस स्पेक्ट्रम लाइन को हमने क्या करा, यहां पर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब स्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास आउट करा रहे हैं। तो ये लाइन जो है इस प्रकार से ये बढ़ जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक ही लाइन है जो इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगी। अब जो ये डिवाइडेशन ऑफ द सिंगल लाइन है, इस डिवाइडेशन को नील्स बोहर का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं करता। आपको इसमें ये याद रखना है कि जब स्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करा जाता है तो जो इसका इस तरीके से एक्सपेंड हो जाती है लाइन, इस इफेक्ट को एक नाम दिया गया था स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि जब स्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती है अलग अलग लाइंस में, जिसको भी हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुई बात। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय स्पेक्ट्रम लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो भी सेम प्रोसीजर ही होता है इसके अंदर, तो भी इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन इस प्रकार से एक्सपेंड हो जाती है, लेकिन तब इसका नाम जो है वो जीमान इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो नील्स बोहर का मॉडल था ना, वो स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट जो था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दो बातें आपको इसमें याद रख लेनी है। पहला ये था कि वो जो सिंगल लाइन या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल थे या एटम थे उनको तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन हायर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो नहीं एक्सप्लेन करता। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट जो है उनको वो एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर। अब इसके बाद में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है
एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है। हालांकि मैंने आपको कल कुछ बातें इसके बारे में बता दी थी। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस सेल्स के चारों ओर इस तरीके से ये ऑर्बिट्स होती हैं। हायर एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और हमने फिर डेल एच का फार्मूला निकाल दिया था, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये फार्मूला हमने बनाया था कल। अब अपन क्या करेंगे, ये जो E2 और E1 है ना, इसी से एक फार्मूला डिराइव करते हैं। देखिए क्या फार्मूला बनेगा। कल हमने जैसे ये पढ़ा, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ाया, आपको याद होगा कि En इज इक्वल टू माइनस RH, और यहां हमने पढ़ लिया Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अभी एक फार्मूला पढ़ा था। अगर मैं ये फार्मूला हाइड्रोजन पे अप्लाई करता हूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो Z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करूं तो E2 इज इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या आ जाना चाहिए इसमें, ये देखो En के लिए तो ये फार्मूला बना, और अगर मैं E2 और E1 की वैल्यू रखता हूं तो हम जानते हैं कि डेल E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस RH 1 अपॉन N स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और ये E2 की अगर वैल्यू है तो माइनस क्या करना है E1, तो E1 की वैल्यू देखो रखते हैं यहां पर, ये N2 है, माइनस RH और 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं पे इसी स्टेप के अंदर चेंज कर देता हूं। ये देखिए इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसका अपन फार्मूला बनाए, RH को कॉमन ले लेते हैं, तो डेल E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RH को कॉमन लिया तो RH, और ये बन जाएगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। और ये फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो ये हमने कल पढ़ लिया था, सेम फार्मूला हमने डिराइव किया था, डेल E इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस, और RH जो है इसको आपने कल क्या कहा था, रिडबर्ग कांस्टेंट कहा था, तो ये वही वाला कांस्टेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटॉमिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से इस फार्मूले को डिराइव किया जा सकता है। इसके और भी काफी सारे डेरिवेशन है जिसके अंदर हम लोग लैम्डा क्या है और वेव नंबर क्या है जिसको न्यू बार कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, और फ्रीक्वेंसी का और वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, वो हम कल के वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू।